राजनीति की माहौल, राजनीति की माहौल, अपराध, जनता की आवाज, खेल से खेल के मैदान से स्वस्थ कोरोना महामारी हर खबर के लिए देखो करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे। करुणामयी कृपा कीजिए मेरी श्यामा। चरणों से लगा लीजिए श्री राधे। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल खतरे में है और पुराना कश्मीर बन रहा है। ये लॉकडाउन के टाइम में कोरोना को लेकर हुगली क्षेत्र तेलेनीपाड़ा में दंगा हो गया। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग कोरोना टेस्ट नहीं करवाएंगे बोल के मतभेद हुआ और दंगा का रूप ले लिया। 3 दिन तक ये दंगा चला। बाहर से लोग बम इकट्ठा करके आके दंगा किया, किसी का घर लूट लिया, किसी का दुकान जला दिया, महिला के ऊपर हाथ दिया, मंदिर तोड़ दिया गया। मैं और अर्जुन सिंह जी दोनों कोशिश की जाने के लिए, लेकिन हम लोग को रोका दिया गया। डीएम कमिश्नर ने हमारे साथ मिला भी नहीं तक सर। ये 2016 में दुर्गा पूजा विसर्जन के टाइम में, 2017 में रामनवमी का मिছিল के टाइम में, ये तेलेनीपाड़ा में ये ऐसा हिंसा का परिस्थिति होता है सर। टीएमसी नेता इसमें जुड़े होते हैं सर। अगर मैं नाम ले लूं तो हम वो पार्टी मुझे बोलेगा मैं कम्युनल हूँ। गोरू
গরু দুধ দেবে পিসি ভাইপোকে আর তার জন্য লাথি মারবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে। এখানে কোনো গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। সিরিয়াল কিলারের মতো একের পর এক বিজেপি কর্মীকে মারা হচ্ছে, মেরে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্যার, একের পর এক। Thank you. मैं एक स्वामी जी के पास गया। अच्छा। मैंने उनसे कहा मेरी एक इच्छा है कि मैं बहुत साल जीऊं। तो वो बोले बेटा शादी कर ले। तो मैंने कहा शादी करने से मैं बहुत साल जीऊंगा? बोले नहीं, ये ज्यादा जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। नहीं, मैंने स्वामी जी को बोला आप स्त्रियों के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? करेक्ट। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। वो बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। एक स्त्री होती है माँ, जो एक रोते हुए बच्चे को इस दुनिया में लेके आती है, वाह वाह। और एक होती है उसकी पत्नी, जो इस चीज का ध्यान रखती है कि ये सारी जिंदगी रोता ही रहे। तो उसके बाद मैंने शादी कर ली, और शादी करने के बाद मेरे को समझ में आया कि शादी करने से पत्नी के साथ एक परिवार मिलता है, जिसको ससुराल कहते हैं। जी तो मैं आपको एक एक करके कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ। पहले कैरेक्टर है मेरे ससुर जी। बताइए। मेरे ससुर जी बहुत एहतियात बरतते हैं, सारे काम फूल प्रूफ करते हैं। जब उन्होंने मुझे अपना दामाद बनाया तो सबसे पहले मेरा बीमा कराया। अच्छा। लोगों ने कहा बीमा करा रहे हो, क्या कोई नया रिवाज चला रहे हो? वो बोले नहीं, जब तक चलेगा चलेगा, उसके बाद बीमे का पैसा तो मिलेगा। ससुराल में एक और चीज होती बड़ी खास, जिसका नाम होता है सास। सास। सो जब मेरी नई नई शादी हुई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास क्यों एक्स्ट्रा प्यार दिखाती है। अच्छा। मैंने कहा सासू माँ, आप क्यों मुझ पे इतना प्यार लुटाती हैं? क्यों बार बार मुझे मेरा सोना बुलाती हैं? वो बोली तू मेरा सोना है, मलाई का दोना है, बेटा तू मेरी बेटी का नया खिलौना है। इसके अलावा एक तीसरी चीज होती वहां पे जी। पत्नी का छोटा भाई। भाई मतलब तभाई। हाइट में तो आधा है, उम्र 6 साल से कुछ ज्यादा है। मेरे को बोला क्या करते हो? मैंने कहा कवि हूं। बोले लगते तो नहीं। वो बोला ये बताओ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमने कहा ये तो बड़ा सिंपल है, महंगाई। हाँ। उसने वो बात हंसी में उड़ाई। हमने कहा तुम्हें कविता पसंद है? बोला सुनाऊं? जी। मैंने कहा अच्छा सुनाओ। बोला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जी। हमने कहा हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कहता कविता किसकी है? मैंने कहा तेरी है। कहता है तो मेरे हिसाब से सुनो। हाँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राम दीन के बच्चे 4, आने वाला है 5वां भाई, और तुम कह रहे हो बढ़ रही है महंगाई। क्या बात है। हमने कहा बहुत अच्छे। कहता तो दूसरी सुनो। बोला हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। अच्छा। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, देख रहा था गोरे गोरे गाल। वोट डालने गया ना भाई, फिर पूछता है देश की ये हालत किसने बनाई? क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने कहा यार सेटायर ज्यादा हो रहा है, कुछ पारिवारिक सुनाओ। सेटायर ज्यादा हो रहा है। तो कहता अच्छा सुनो, जैक एंड जिल का फट गया दिल, आंखों से निकला वाटर, साथ साथ बैठ के सब टीवी देखते, नहीं बिगड़ती डॉटर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक और महत्वपूर्ण अंग होता है ससुराल का पत्नी, जिसके होने की वजह से ससुराल होता है। बिल्कुल सही। तो मैं आपको अपनी पत्नी के बारे में बताता हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत डरता हूँ। सारे कर्म उसके कहे अनुसार करता हूँ। हाँ। दुनिया इसे अच्छा नहीं मानती है, परंतु क्या करूं मित्रों, मेरी पत्नी जूडो कराटे जानती है। तो जब मेरी इस पत्नी ने मुझसे ये कहा कि लड़के का अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन कराना है, मैंने कहा अंग्रेजी स्कूल में क्यों? वो बोली मुझे लड़के को कवि नहीं बनाना है। तो मुझे लड़के को लेके अंग्रेजी स्कूल जाना पड़ा। वहां जाकर लाइन में मैं हो गया खड़ा। 4 घंटे बाद मेरा नंबर आया। उसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे अंदर बुलाया।
बोली एक तालाब में 10 मछलियां थीं, 4 मर के पानी के साथ बह गईं, तालाब में कितनी मछलियां रह गईं? अच्छा, मैंने कहा इस क्वेश्चन में बाकी सारी बातें सही थीं, मगर आप तालाब पे क्या करने गई थी? वो बोली ये क्या बचपना है? मैंने कहा वही तो मैं कह रहा हूँ, एडमिशन मुझे नहीं मेरे लड़के को लेना है। वो बोली अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, बाहर काउंटर पे 50,000 रुपया जमा करा दीजिए। मैंने कहा 50,000 रुपया? 50,000 रुपया तो कभी मेरी इंजीनियरिंग की फीस नहीं आई है। वो बोली मिस्टर ये इंजीनियरिंग नहीं, प्राइमरी की पढ़ाई है। क्या बात है। मुझे अपनी पत्नी का ध्यान आया, मैंने लड़के का उस स्कूल में एडमिशन कराया। हाँ। और उसे पढ़ाने लिखाने का हुआ ये परिणाम है। आज पढ़े लिखे बेरोजगारों की लिस्ट में उसका भी नाम है। भला हो परिवार नियोजन वालों का, जिनके कारण एक ही लाल है, जिसे पढ़ाने में ये तुक तुक हो गया कंगाल है। जहां कमर टूट जाती है एक बच्चे को पढ़ाने में, सदियां लगेंगी उस देश को साक्षर बनाने में। भाई वाह वाह वाह, क्या बहुत बात अच्छा है। भाई, बहुत बढ़िया। क्या बात है। परम सम्मानित मंच एवं प्यारे साथियों, मैं एक दो घटनाओं के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। ये गुजरात के राजकोट में रहने वाली एक स्कूल अध्यापिका जयश्री बेन के जीवन की कहानी है। दुनिया की हर मां की तरह उस मां ने भी बहुत से सपने देखे, अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दिलाई। बेटा भी सफल हुआ, प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर बहू से शादी हो गई, घर में पैसों की कोई कमी नहीं रही, जीवन में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन बुरे दिन कुछ ऐसे आए कि बूढ़ी मां को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया, तो मां अब बिस्तर पर पड़ी रहने लगी। एक रोज कुछ यूं हुआ बीमारी के दिनों में कि बेटे ने मां को सहारा देकर खड़ा किया। मां बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बन रहा है। बेटा मां को पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे छत पर ले गया। मां बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है। छत पर जाने के कुछ देर बाद बेटे ने अपनी मां को गोद में उठा लिया। मां खुशी से भाव विभोर हो गई कि मेरा बेटा जान गया है कि मुझे सीढ़ियों से चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। मेरा बेटा मेरी कितनी फिक्र करता है, मुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन उसके बाद उस बेटे ने जो किया, हाथ उठाकर दुआ कीजिए कि दुनिया का कोई भी इंसान वैसा ना करे। उस बेटे ने गोद में उठाकर अपनी मां को 4 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया। बूढ़ी मां कुछ समझ पाती उससे पहले उसकी जिंदगी खत्म हो गई। 4थी मंजिल से नीचे गिरने में कितना वक्त लगता है? 3-4 सेकंड लगते होंगे। लोगों को लगा कि मां छत से गिर गई होगी, लेकिन पुलिस पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज से 3 महीने बाद पता चला कि मां मरी नहीं थी, प्रोफेसर बेटे ने मारा था। और पुलिस पूछताछ में प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं मां की बीमारी से तंग आ गया था और इस आफत से पीछा छुड़ाना चाहता था। इल्म की तासीर जब गुरूर में बदली, बुनियाद रिश्तों की महज दस्तूर में बदली और बुजुर्गों को फकत आफत समझ बैठी औलाद आदम की बड़े बेनूर में बदली। 2 महीने की बीमारी से परेशान होकर प्रोफेसर साहब ने 9 महीने तक पेट में रखने वाली मां को मार डाला। ऐसा ही कुछ मुंबई की आशा साहनी के साथ हुआ। उनके बेटे ने खूब अच्छी तालीम हासिल की, अमेरिका गया, प्रोफेसर बना, लेकिन घर लौटकर नहीं आया। पीछे बूढ़ी मां इंतजार करते करते एक रोज बिस्तर पर सोते सोते ही मर गई और उसका जिस्म उसी बिस्तर पर पड़ा पड़ा कंकाल में बदलता रहा। बेटे ने 1.5 साल तक कोई खबर नहीं ली और बाद में जब घर लौटकर देखा तो उस बिस्तर पर उन दोनों के रिश्तों की तरह खोखला एक हड्डियों का ढांचा पड़ा था। ऐसा ही कुछ सूरत की चंपाबेन के साथ हुआ, ऐसा ही कुछ इलाहाबाद के कमलेंदु श्रीवास्तव के साथ हुआ, ऐसा ही कुछ इसी शहर के ब्रह्मपुरी में रहने वाले एक बुजुर्ग के साथ हुआ। एक आध घटना हुई होती तो कहा जा सकता था कि उस मनुष्य की मनोवृत्ति में कुछ फर्क रहा होगा, कुछ विकार रहा होगा, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत सामान्य हो चली है। अखबारों में रोज यही खबर है और इन घटनाओं में एक दुखद समानता यह है कि ये उन घरों में घटित हो रही है जिनमें बच्चों ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है। मुझे आज बोलने के लिए जो विषय दिया गया था वो ये था कि तालीम तो है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है। हालांकि पग पग पर इस बात की गवाही मिलती रहती है, लेकिन ये घटनाएं इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर देती है कि तालीम तो है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है। शिक्षा तो है लेकिन संस्कार कहीं खो गए हैं, सभ्यता कहीं खो गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही है।
तहजीब खो क्यों रही है? दरअसल हम जिस तरह से अपने बच्चों को पालते हैं और उन्हें सिर्फ तालीम देते हैं, उससे बच्चे प्रोफेसर, इंजीनियर या डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं बन पाते। स्पष्ट कर दूं कि मैं शिक्षा नीतियों को कोसने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। दुनिया के हर देश में शिक्षा नीतियां इसी तरह से काम करती हैं। अकादमिक शिक्षा का संस्कारों से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। संस्कार देने का काम समाज करता है, परिवार करता है, माँ बाप करते हैं। और अगर संस्कार कहीं खो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। बच्चा संस्कार कहां से सीखता है? घर से ही तो सीखता है। अब पहली बात तो यह कि बच्चों को घर में रखा ही नहीं जाता, और यदि रख भी लिया जाता है तो स्कूल में और घर में कोई फर्क नहीं रखा जाता। हम सब जानते हैं कि संस्कार सिखाने की उम्र में माँ बाप बच्चों को रट्टा मारना सिखा रहे होते हैं। एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह बच्चों को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और 20-25 साल बाद उस मशीन में रिश्ते, संवेदना, प्यार, सम्मान और संस्कार खोजने लगते हैं, और जब नहीं मिलते हैं तो परेशान होते हैं। तारे जमीन पर फिल्म का वो दृश्य याद कीजिए। माँ बाप बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर रवाना हो रहे हैं। बच्चा पल्लू पकड़कर रोता है कि भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट कर भी आना पाऊं माँ, क्या इतना बुरा हूं मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। माँ बाप फिर भी निष्ठुर होकर चल देते हैं, और जब बाद में बच्चा संवेदनहीन होने लगता है तो बहुत परेशान होते हैं। मैं ऐसे अनेक युवकों को जानता हूं जिनको उनके माँ बाप ने 7-8 साल की उम्र में घर से दूर अच्छी तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया था। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो अच्छा भविष्य बना लेंगे, अच्छा करियर बना लेंगे, लेकिन एक चीज जो मैं कई बार महसूस करता हूं वो ये है कि उनका अपने माँ बाप के साथ रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाया है जितना सामान्यतः होना चाहिए। और यदि उनमें से कोई 20-25 साल बाद अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है या वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाता है तो मुझे इस बात से कोई अचरज नहीं होगा। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। पहले जब प्यार बोया ही नहीं है, सम्मान बोया ही नहीं है, संस्कार बोया ही नहीं है, तो उसके मिलने की उम्मीद क्यों करें। खैर, मैंने काफी समय ले लिया है। अंत में चलते चलते बस इतना कहना चाहूंगा कि जयश्री बहन तो छत से फेंके जाने के बाद नीचे गिरते वक्त कुछ सोच पाई थी या नहीं सोच पाई थी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ, भगवान ना करे ऐसा हुआ, तो आप ये जरूर सोचेंगे कि तालीम के साथ तहजीब भी दे दी होती तो इस तरह नहीं बढ़ना पड़ता। और अगर आप इस पश्चाताप के साथ नहीं मरना चाहते हैं तो अपने आने वाली नस्लों को, अपनी पीढ़ियों को, अपनी औलादों को मशीन बनाने के बजाय मनुष्य बनाने की शुरुआत कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूं।